विज़न का टेस्ट तो दूसरा लगा रहे थे और उसमें आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 60 तक हमने देख लिए थे, ठीक है। अब देखेंगे 61 से 70 क्वेश्चन। तो 61 है, निम्नलिखित में से कौन से विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के दायरे में शामिल हैं? एक कृषि, दूसरा खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग, तीसरा गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन, 4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 2, बी केवल 3 4, सी केवल 1 2 4, डी दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आंसर दीजिए इसका, फिर हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो 61 का हमारा आंसर है सी, यानी कि हमारा 1 2 और 4 सही था। मतलब कि कृषि आता है, खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग आता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली आती है, ठीक है, पंचायतों के दायरे में। लेकिन गंदी बस्ती सुधार प्रोन्नयन नहीं आता है, तो सी सही था। देखिए 11वीं अनुसूची, इसमें निम्नलिखित 29 विषय पंचायतों के दायरे में आते हैं। कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाता है कितने विषय हैं, तो 29। जिसमें कृषि इसके अंतर्गत भूमि विस्तार है, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास आता है, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन आता है, मत्स्य उद्योग आता है, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी आता है, लघु वन उपज आता है, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग आता है, ग्रामीण आवासन आता है, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण इसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा इसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण जिसके अंतर्गत दिव्यांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है, दुर्लभ वर्गों का, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसे याद रखते थे कि साफ सफाई का काम नगर पालिका का होता है, तो इस तरीके से आप इसे अपनी थोड़ी सी समझ से अलग कर सकते थे, ठीक है। तो सी सही था हमारा। अब देखेंगे क्वेश्चन 62, केंद्र सरकार की जो कार्यकारी शाखा होती है उसमें कौन कौन शामिल है? एक राष्ट्रपति, दूसरा मंत्रिपरिषद, तीसरा सभी संसद सदस्य, चौथा महान्यायवादी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 3, केवल 1 2 4, केवल 1 2 3 या 1 2 3 4। तो 62 का आंसर हमारा बी है, यानी कि 1 2 4 सही था। यानी राष्ट्रपति, जो मंत्रिपरिषद है, और महान्यायवादी आते हैं, सभी संसद सदस्य इसमें नहीं आते। तो देखिए कार्यकारी शाखा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। संसद सदस्य केंद्र सरकार की विधायी शाखा में शामिल होते हैं, ठीक है, कार्यकारी में नहीं, विधायी में। केवल वे सांसद जो मंत्री हैं कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो ऐसे सांसद जो मंत्री हैं वो ही कार्यपालिका में शामिल होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 61 का आंसर हमारा सी था और जो हमारा 62 है उसका आंसर हमारा बी है, 1 2 4। अब देखते हैं क्वेश्चन 63। विभागीय स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? एक, इन समितियों के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है। दूसरा, ये संबंधित मंत्रालयों के अनुदान संबंधी मांगों पर विचार करती है और बजट में कटौती का सुझाव दे सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 63 का हमारा डी आंसर है, यानी एक और दो दोनों ही नहीं सही थे। देखिए विभागीय स्थायी समितियों के सदस्य अध्यक्ष या सभापति द्वारा संबंधित सदन के सदस्यों में से नाम निर्देशित किए जाते हैं। तो मतलब जिनके सदस्य होते हैं समिति के वो नाम निर्देशित होते हैं, अध्यक्ष या सभापति नाम निर्देशित करता है। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। दूसरा, ये समिति अपनी रिपोर्ट में कटौती की प्रक्रिया का कोई सुझाव नहीं दे सकती, कटौती करने का कोई सुझाव नहीं देती, इसलिए कथन दो भी सही नहीं है। विभागीय स्थायी समितियों की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती है, संसद पर बाध्यकारी नहीं होती, ये बाध्यकारी भी नहीं होती इनकी सलाह, ठीक है। तो 63 का हमारा डी आंसर है कि मतलब नाम ये निर्वाचन नहीं होता है, नाम निर्देशन होता है इनका। और दूसरा भी है कि वो कटौती का सुझाव नहीं दे सकते। 64 देखते हैं क्वेश्चन। उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय महिला संघ और वर्ष 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना करने में सहायता की थी। उन्होंने मेहर मुनिर नामक नाटक और द ब्रोकन विंग नामक कविता की रचना की थी, जिसे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को समर्पित किया। उपयुक्त परिचय से व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। ए पार्वती गिरी, बी सरोजनी नायडू, सी सरला देवी चौधरानी, डी दक्षिणायनी वेलायुधान। कौन किसके बारे में यहाँ पे बात हुई है तो वो बताइए। तो 64 का आंसर हमारा बी है,
यहाँ पे बात हो रही थी सरोजिनी नायडू को। हाल ही में भारत ने सरोजिनी नायडू की 143 जयंती की स्मृति में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया। तो सरोजिनी नायडू थी, तो उनकी जो 143 जो है वी जयंती की स्मृति में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। तो राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी स्मृति में होता है? तो याद है कि सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष, पहली एनी बेसेंट थी, और वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह भारत के डोमिनियन में राज्यपाल, संयुक्त प्रांत की राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला थी। इन्होंने वर्ष 1970 में भारतीय महिला संघ और वर्ष 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना में सहायता की थी। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था। इन्होंने लखनऊ समझौते का समर्थन किया था और वर्ष 1931 में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। इनकी साहित्यिक कृतियां हैं फारसी में रचित मेहर मुनिर नामक नाटक, एंड द बर्ड ऑफ टाइम 1920, द ब्रोकन विंग 1970 नामक कविता है जिसे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को समर्पित किया था। द सॉन्ग ऑफ पेल्क्विन वेरर्स 1970, फेदर ऑफ डॉन 1961, इनकी कुछ अन्य कविताएं हैं। तो बी सही आंसर था। ठीक है, तो 64 का था बी। अब 65 देखते हैं। संत गाड से बाबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वह अवध क्षेत्र के एक समाज सुधारक थे। दूसरा, उन्होंने संत कबीर और रैदास की परंपरा का अनुसरण किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 65 का हमारा बी सही है, यानी केवल दो कथन सही है। पहला था क्वेश्चन में कि वह अवध क्षेत्र के एक समाज सुधारक थे। देखिए, रास ने 23 फरवरी को संत गाड से बाबा की जयंती मनाई। जो नई जयंती या दिवस मनाए जाते हैं उन्हें तो आ सकते हैं। संत बाबा गाड से और जिनसे रिलेटेड हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो संत बाबा गाड से महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। क्वेश्चन में था अवध के, नहीं, ये महाराष्ट्र के थे, नाम से ही लग रहे हैं। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन थे। तो कथन एक सही नहीं है। देखिए, मेरा मतलब है कि आप नाम से भी थोड़ा सा वो कर सकते हैं, गेस लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। वह संत कबीर और रैदास की परंपरा के थे। तो कथन दो सही है। संत गाडसे बाबा का योगदान, उन्होंने ब्राह्मणवाद, धार्मिक पाखंड और जाति व्यवस्था का विरोध किया। संत गाडसे ने सफाई स्वच्छता के महत्व पर ग्रामीणों को उपदेश दिया। शराब, छुआछूत और पशु बलि के रोक पर वे मुखर थे। उन्होंने अपने छात्रावास के भवन को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित पीपल एजुकेशन सोसाइटी को दान कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन 66। ठीक है, हमारा 65 का आंसर था बी, केवल दो। ठीक है, अब 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे 1992 के 73rd जो संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य उपबंध नहीं है? ठीक है, कौन से नहीं है? एक, गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का गठन करना। दूसरा, राज्य वित्त आयोग का गठन करना। तीसरा, पंचायतों में संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, दो, केवल तीन, केवल एक, तीन, या केवल दो। तो हमारा क्वेश्चन 66 का बी सही है। देखिए, 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कुछ अनिवार्य और कुछ स्वैच्छिक उपबंधों का प्रावधान करता है। मतलब कुछ जो उनके प्रावधान है वो ज़रूरी है, अनिवार्य है, कुछ जो है स्वैच्छिक है। ये उपबंध निम्नलिखित है। अनिवार्य उपबंध कौन से है मतलब जो करने पड़ेंगे उन्हें? किसी गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा का गठन करना। ठीक है, तो एक तो अनिवार्य है, तो एक सही नहीं था। ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना। ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन। पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। ये अनिवार्य प्रावधान है। ठीक है, तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, सदस्य और अध्यक्ष दोनों के लिए। ठीक है, तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, सदस्य और अध्यक्ष दोनों के लिए। सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करना और किसी भी पंचायत के विघटन की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करना। ठीक है, तो इसलिए कहा था दो भी सही नहीं है। स्वैच्छिक उपबंध क्या है? मतलब करें या ना करें। ठीक है, संसद दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल दोनों सदनों के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाली विभिन्न स्तरों की पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना, ये स्वैच्छिक उपबंध है। ठीक है, तो 3 सही है। किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना, सदस्य और अध्यक्ष दोनों के लिए। पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना।
संक्षेप में उन्हें स्वायत्त निकाय बनाना, पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना और संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों में से कुछ या सभी को करने के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण करना, पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना अर्थात उन्हें कर, ड्यूटी, चुंगी और शुल्क लगाने, एकत्र करने और प्राप्त करने हेतु अधिकृत करना। ये स्वैच्छिक उपबंध है। तो क्वेश्चन 66 का हमारा बी सही था, ठीक है, केवल 3 सही है, ठीक है, मतलब तीसरा जो था वो सही नहीं था, बाकी ठीक थे, ठीक है। इनने पूछा तो जो नहीं है तो तीसरा है ना, जो स्वैच्छिक था तीसरा, अनिवार्य नहीं था। अब 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल को निर्वाचित करने के बजाय नियुक्त करने के संभावित कारण है? एक, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव को रोकना, दूसरा, निर्वाचन प्रक्रिया में होने वाले निर्वाचन व्यय को घटाना, तीसरा, ये राज्यों में अलगाववादी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए, केवल एक, केवल दो तीन, केवल एक दो या एक दो तीन। तो देखिए क्वेश्चन 67 का हमारा डी सही है, यानी तीनों ही सही थे। संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति करने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति क्यों की जाती है, मतलब उनका निर्वाचन क्यों नहीं होता है। तो पहला, व्यक्तिगत मुद्दों पर संचालित होने वाले निर्वाचनों के परिणामों से देश को बचाना, ठीक है। यदि कोई राज्यपाल प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित किया जाता है तो वह स्वयं को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ मान सकता है, इससे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव होगा, मतलब कोई अंतर ही नहीं हो जाएगा, दोनों निर्वाचित होकर आ रहे हैं, इसलिए निर्वाचन में होने वाला व्यय राज्यपाल में निहित शक्तियों के अनुपात से अधिक होगा। इतनी शक्तियां तो राज्यपाल को होती नहीं है, तो मतलब उन पर व्यय ज़्यादा होगा उनका निर्वाचन कराने में। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम होगी। राज्यपाल के लोकप्रिय समर्थन के कारण उसके चयन के लिए निर्वाचन की पद्धति को अपनाना राज्य में अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है। तो तीनों ही कथन सही थे। तो क्वेश्चन 67 का हमारा डी सही है। 68 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से सही है? एक, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना अनिवार्य है। दूसरा, जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है तब राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए 68 का बी सही है, यानी कि एक सही है, दूसरा सही नहीं था। आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 में उपबंध है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, तो वो उनकी सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करता है। उपयुक्त अनुच्छेद में उपबंध है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात सलाह दी जाने पर राष्ट्रपति को ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए सदैव एक मंत्रिपरिषद होगी। जब भी कोई मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है तो वह कार्यवाहक सरकार के रूप में तब तक बनी रहेगी जब तक कि नई मंत्रिपरिषद शपथ ग्रहण ना कर ले। तो देखिए राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। अगर मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा दे दे तो क्या फिर उसकी जगह राष्ट्रपति अपने मन से काम करेगा? नहीं। तो जो मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी वो तब तक काम करेगी जब तक नई मंत्रिपरिषद शपथ नहीं ले लेती है। तो 68 का हमारा बी सही था, मतलब केवल दो। अब 69 देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं? एक, लोकसभा के निर्वाचित और नाम निर्देशित सदस्य। दूसरा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। डी, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल एक दो तीन, केवल दो तीन, केवल एक चार या एक दो तीन चार। तो देखिए क्वेश्चन 69 का बी सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिनमें निम्नलिखित शामिल होती हैं। तो जनता नहीं डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुनती है, निर्वाचक मंडल के सदस्य चुनते हैं। तो देखिए संसद के दो, उसमें कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के, वो इनके मतलब इनको चुनते हैं, ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली और जो पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, देखिए सिर्फ निर्वाचित हैं, ठीक है। इसमें हालांकि संसद के नाम निर्देशित सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते, किंतु वे राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो नाम निर्देशित सदस्य होते हैं वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते, याद रखिए वो, लेकिन महाभियोग में लेते हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हालांकि निर्वाचन में भाग लेते हैं किंतु महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ठीक है। जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में नहीं लेते। तो बी सही आंसर है, ठीक है। तो बी आंसर था, यानी केवल दो तीन सही है। देखिए लोकसभा के पहले में था कि नाम निर्देशित सदस्य, तो वो नहीं आएंगे। दूसरा सही था, तीसरा सही था,
चौथा सही नहीं था, विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य वो नहीं आते हैं, ठीक है। 70 देखते हैं आप क्वेश्चन। संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उन्हें संसद के सत्र के दौरान सिविल और दांडिक दोनों अपराधों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरा, विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में निर्णय करने का अंतिम अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए 70 का हमारा बी सही है, यानी कि एक सही नहीं था, दूसरा सही था। देखिए, संसद सदस्यों को संसद सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पूर्व और सत्र की समाप्ति के 40 दिन पश्चात तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब जो संसद के सदस्य हैं उन्हें 40 डेज पहले और बाद में सत्र के गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में उपलब्ध है, ठीक है। सिविल मामलों में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना कि दांडिक मामलों या निवारक निरोध के मामलों में। ये बात ध्यान रखिए। तो कथन एक सही नहीं है। कोई भी संसद सदस्य या इसकी समितियों में उसके द्वारा कही गई किसी बात के लिए, उसके द्वारा दिए गए किसी मत के लिए किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में निर्णय करने की अंतिम शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है, जो हमें कथन 2 में कहा गया। इस प्रकार किसी सदस्य का विशेषाधिकार हनन के मामले में निर्णय करने की अंतिम शक्ति यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा अध्यक्ष के पास, और यदि राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति के पास होगी। तो 70 का हमारा बी सही है, केवल दूसरा कथन हमारा सही था। तो अब बाकी के 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।